अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 7 या लेक्चर नंबर 7 करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो इफेक्टिवनेस ऑफ औरंगज़ेब सक्सेसर्स। यानी कि अगर आपको पता हो कि औरंगज़ेब का जब एम्पायर फॉल हुआ तो उसके बाद जितने भी उसके दावेदार थे उनके हिसाब से जो असरात पैदा हुए बड़े सग़ीर में, और वो क्या ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से औरंगज़ेब का जो फॉल था, जो आखिरी मुग़ल एम्पायर जो सल्तनत थी मुग़लों की, उसके बिहाफ पर औरंगज़ेब का ये जो पूरे का पूरा निज़ाम था वो कैसे एक इख्तिताम तक पहुंचा और कहां तक उसका एक बोलते हैं ना कि पूरे का पूरा जो रुझान था, जो पूरे का पूरा इस बड़े सग़ीर में जो उसका पूरा जो सल्तनत का मुकाम था वो कैसे ख़त्म हुआ, उसको हम आज पढ़ेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने इस चैनल के ऊपर नए हैं बेटा, या आप इस चैनल के ऊपर से जो आपको ओ लेवल्स और आगा खान के हिसाब से जो आपके सब्जेक्ट लेक्चर्स हैं वो इस चैनल पर मौजूद हैं, और हम तकरीबन हर हफ्ते 2 से 3 लेक्चर्स पे अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपको इस चैनल के मुतालिक नहीं पता है या आपने किसी से कंसर्न किया है तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक या उन बच्चों तक पहुंचाएं जो लाइल्म हैं। और आपके स्क्रीन पे दिए गए जो ईमेल आईडी है, अगर आपको इसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर बेहतर से बेहतरीन नोट्स चाहिए हो तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। आज के लेक्चर को आगाज़ करने से पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर यानी कि पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था बेटा, वो द रेन ऑफ औरंगज़ेब था, यानी कि उसकी डोमिनियन, उसकी सॉवरनिटी, उसकी गवर्नमेंट, उसकी हुकूमत किस तरह की थी बड़े सग़ीर में, और वो क्या ऐसी वजूहात थी कि औरंगज़ेब का जो निज़ाम था वो बहुत ज़्यादा बड़े सग़ीर में आगे बढ़ने के लिहाज से मुग़लों के दौर में सबसे अहम किरदार रहा। हमने उसको डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को अब तक नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं इसी करंट लेक्चर के आखिर में इस लेक्चर को ज़रूर रख दूंगा। ठीक है बेटा, इसका लिंक मैं ज़रूर रख दूंगा। आज के टॉपिक में अगर आपके पास जो सवाल आता है, जो आपसे एक्सप्लेन पे पूछा जाता है बयानात में, ओ लेवल्स और आगा खान के बोर्ड के हिसाब से आपके पास जो सवाल आ सकता है वो इफेक्टिवनेस ऑफ औरंगज़ेब सक्सेसर को आप एक्सप्लेन यानी कि बयान करें। तो हम उसको अगर हम देखें तो अगर हमने नोट करो बेटा कि इसके बाद औरंगज़ेब के बाद सबसे अहम जो बोलते हैं ना कि उसकी जो सल्तनत की जो असल वजह थी जो ख़त्म हुई वो क्या हुई, जंगें। अब वो जंगों के हिसाब से, बैटल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो जैसे ही औरंगज़ेब का इंतकाल होता है तो उसी के तीनों बेटे यानी कि सक्सेसर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनकी विरासत के हिसाब से जो आना चाहिए था वो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ही अरसे में इन तीनों बच्चों के दरमियान जंग शुरू हो गई। जैसे अगर देखा जाए तो प्रिंस मुअज़्ज़म जो बहादुर शाह 1 के नाम से बड़े मशहूर हैं, उनके भी 4 बेटों के हिसाब से उनके ऊपर भी यानी कि एक बोलते हैं ना कि तलब होती है, लालच होती है सल्तनत की, उसके हिसाब से उनके 4 बेटों ने भी जंग की। अब यही वो वजह है कि उस वक्त के जो उनके बेटे थे जहांगीर शाह, वो आखिरी थे और उन्होंने 10 साल हुकूमत की। अब 10 साल के बाद अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से जो 12 उस वक्त के बड़े अहम लोग थे वो सल्तनत के हामी में आ सकते थे लेकिन आने नहीं दिया। अब यही वो बात थी कि औरंगज़ेब जब इंतकाल कर गए उसके 10 साल के बाद ये बड़ा बखेड़ा इतना खड़ा होता चला गया कि बस नहीं। और जो मुग़ल सल्तनत थी, एम्पायर थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर पड़ना शुरू हो गई क्योंकि अब उनके दावेदार आना शुरू हो गए। अब यही बात होती है बेटा कि अगर नोट कराओ कि कहीं पे भी कोई भी विरासत में जब हिस्सा लेने के लिए आता तो तकसीम किया जाता है, छीना नहीं जाता, तकसीम किया जाता है। तो अगर तकसीम के लिहाज से अगर सबको लगता है कि हमें एक एक हिसाब से वैसे वैसे जितनी सल्तनतें वो मिलनी चाहिए थी, तो उसी के हिसाब से अगर देखा है तो मोहम्मद शाह जो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं, ये 1719 में ऐसा सल्तनत के तौर पर, रूलिंग के तौर पर है। 30 साल उन्होंने हुकूमत की। इन्होंने फेस किया, जाहिर सी बात है तनकीद तो होनी थी क्योंकि ये
मुग़लों का एक अहम दौर चल रहा था, लेकिन मुग़ल का जो असल मकसद था, जो मुग़लों का एक असल अहमियत थी, वो ख़त्म होना शुरू हो गई थी। और यही वो रीज़न है जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दूसरी जो इन्वेडिंग फोर्सेस थी, हमलावर कुव्वतों ने अब यहाँ पे देख लिया है कि हाँ कि मुग़लों का अब दौर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो उस वक्त बरतानिया के लोग, देखो बेटा बरतानिया से यहाँ मुराद अब वो सारे इलाके हैं बरतानिया के, जैसे स्कॉटलैंड है, वेल्स हैं, ये वहाँ के अपने दावेदार के जो लोग हैं उन्होंने हमें बहकाना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है हमसे मुराद मुसलमानों को। 1738 में यानी कि 1738 में पर्शियन लीडर नादिर शाह ने मुग़लों के ऊपर हमला किया, जो आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। अब मोहम्मद शाह के साथ में यानी कि जब इनका बोलते ना, जब जंग हुई, जब मुआसरा हुआ, तो कर्नल के मुकाम पर 1739 में ये पता था कि मुग़लों का दौर अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो कैप्चर किया, सैक किया दिल्ली को, यानी कि कब्ज़ा कर लिया उनके पूरे इलाका जात को, दरिया सिंध के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। नादिर शाह ये नहीं चाहता था, उसकी नीयत नहीं थी, लेकिन जब मुग़लों के अपने अय्याशियों का जो एक दौर है वो शुरू हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये सारी तनकीदें भी झेलना होंगी और जंगें भी होंगी। और 2 महीने के अंदर अंदर जितना भी उसका साजो सामान था, या आप बोल लो कि सोना था, चांदी थी, बोल ना आपके जूल्स, और अगर नोट कराओ जितने भी, अगर आपने ये भी नोट कर लिया होगा कि अय्याशों के हिसाब से जितनी भी, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन बेटा ये इसलिए लिखा है कि ताकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ उस वक्त अब एक मुग़ल के साथ एक बीवी नहीं थी, 11, 12, 13 बीवियाँ। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि उस वक्त लग रहा था कि हाँ यहाँ पर अब अय्याशों का दौर है। और यही वो जो प्रेस्टीज थी, जो उनका वक़ार था यानी कि मुग़लों का, अब वो ख़त्म होना शुरू हो गया। और लोगों ने अब ये जांचना शुरू कर दिया कि अब मुसलमान वैसे अपने हिसाब से चल नहीं रहे जैसे उन्होंने यहाँ पे अपना मुकाम रखा हुआ था। अब यही बात आती है कि हाँ यहाँ पर एक चीज़ थी जो दूसरा सबसे मैटर अहम रखता है, वह मराठास। अब मराठास की एम्पायर आपने नोट कर लिया, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1759 में कहाँ तक पहुँच चुकी थी। ये मुग़लों का दौर था और मुग़ल के हिसाब से मराठों ने अब जाहिर सी बात है एक कमज़ोर मुसलमानों पर हमला करना शुरू किया। और यही वो रीज़न थी कि साउदर्न इंडिया की तरफ जितने भी जो सोर्सेज थी, जो मुग़लों का सबसे अहम दौर चल रहा था, वो ख़त्म हो रहा था। औरंगज़ेब के 25 साल के अंदर अंदर, यानी कि जब बोलते थे 30 साल जो मैंने आपको बताया नादिर शाह का, ये नहीं था, लेकिन असल जो मुग़लों का दौर था वो ख़त्म हो चुका था। और यही वजह है कि मराठाओं को अब ये पता था कि अब मुग़ल वैसे नहीं है जैसे उनका दौर गुजरा है। अब मुग़लों के ऊपर उन्होंने तनकीदें करना शुरू कर दी। 1737 में मुग़ल आर्मी को डिफीट किया, दिल्ली पूरे का पूरा कैप्चर किया, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा है। निज़ाम का इलाका, ये पूरा बंगाल वगैरह सब कुछ, राजपूत का इलाका, ये सब कुछ उनके कब्ज़े में आ गया वापस से। और आपने अगर नोट करो कि 18वीं सदी में मराठों को रिप्लेस करने में मुग़लों का सबसे अहम किरदार भी थोड़ा रहा है। लेकिन अब वो हैरानी की बात यहाँ पर यह आती है कि मराठों को इतना ज़ोर मिला कहाँ से। मुग़लों का जाहिर सी बात है अपनी अय्याशियों में, अपनी मिलिट्री कॉन्सेप्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तो ये उनको एक फेवर में था कि हाँ कहीं ना कहीं उनका जवाल आ रहा है। अब यही वजह थी। और तीसरी वजह सबसे अहम जो आपको बताई जाती है बेटा, कि अब हम लोग दूसरों की मदद मांग रहे हैं, यानी कि यहाँ के मुग़ल जो हैं, जो बड़े सग़ीर में रूलिंग करते रहे हैं, अब यहाँ पे थर्ड इन्वेडिंग फोर्स जो आई थी वो अफ़गानिस्तान से आई, क्योंकि 1747 में अफ़गान जनरल जो अहमद शाह दुरानी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ये काबुल से बुलाया। याद आ रहा है शाह वलीउल्लाह ने उनको लेटर्स लिखे थे कि जज से मराठास का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो बहुत ज़्यादा, और यहाँ के मुसलमान अपने आप को खो रहे हैं, उनकी अपनी अहमियत खो रहे हैं। और लाहौर में, पेशावर और ये जितने भी इलाके हैं, इनकी अहमियत अब ख़त्म हो चुकी है। 1749 में पंजाब के बेशतर इलाकों पे कब्जा कर चुके हैं, और 1756 में कश्मीर और मुल्तान के जितने भी इलाके थे, अब वहाँ पर भी किनका होल्ड है, जट्स और मराठास का। अब यही वो चीज़ें आती हैं कि जब मुग़ल एम्पायर इतना कमज़ोर हो जाएंगे और उनको लग रहा है कि अब मराठा उनको रोक नहीं सकेंगे, यानी कि सही बात है, वो कैसे रोक पाएंगे, उनको कैसे रोक सकेंगे मुगल्स। अब उनको पता है कि जब बरतानिया उनके साथ है, सब उनके साथ है, तो अहमद शाह दुरानी अफ़गान से आते हैं, मुग़लों के साथ मिलकर किनको हराते हैं, मराठाओं को। 1761 में सबसे बड़ी बैटल होती है, बड़ी जंग होती है, मुहासरा होता है दोनों के दरमियान, और आपने अगर नोट करो ये बैटल ऑफ पानीपत के नाम से बड़ा मशहूर भी है। अब यही बात आती है कि
असल यहाँ पे एक अहम आता है कि यहाँ पे सल्तनत का खात्मा कैसे होता था, एंड ऑफ द एम्पायर कैसे हुआ। बेटा देखो एक सिंपल सी बात है, मुगलों के दौर में अगर देखा जाए तो अहमद शाह दुरानी ने रिप्लेस करा मोहम्मद शाह को। अब उन्हीं के बेटे अहमद शाह ने मुगलों का थ्रोन हासिल किया। अब जाहिर सी बात है वो कमज़ोर इसलिए पड़ रहे हैं कि बात वही थी कि अय्याशियों का जो दौर है, देखो मैं फिर बार बोल रहा हूँ बेटा, प्लेजरिज्म जो उस वक्त सबसे अहम है, ये एक सबसे अहम बात चल रही है मुगलों के दरमियान में। हर कोई ये चाह रहा है कि अपनी सल्तनत बना दें, ये कोई नहीं चाह रहा कि लोगों को और मुसलमानों के जो रूल्स थे, जो सबसे अहम थे, उनको उजागर करें। अब वही बात है कि अहमद शाह ने जाहिर सी बात है ज़्यादा देर तो रहना नहीं था। अब उसको जाहिर बात है जेल हो गई, उसको उम्र कैद हुई अपनी कोर्ट में, क्योंकि उसने जब अय्याशियाँ करना शुरू की तो यही होना था। प्लस फिर उसकी जगह फिर आलमगीर टू साहब, आलमगीर दो आए। अब आलमगीर दो को जब कत्ल किया गया, उन्हीं के अपने चीफ मिनिस्टर ने किया वज़ीर। अब जाहिर बात है वज़ीर क्यों कत्ल करेंगे, अय्याशियाँ, वही बात आ जाती है। शाह आलम फिर उनकी जगह है, बिहार वो आ नहीं सकते थे, उनको ये पता था कि अगर मैं आऊँगा तो दिल्ली के लोग जो मुझे मार देंगे, तो 12 साल तक वो वहाँ पे ही रहे। 1764 में जब उनकी एक आमद हुई तो उन्होंने बैटल ऑफ बुक्सर में अपने आप को हरा दिया, जाहिर सी बात है। अब कौन उनका साथ है, देखो बेटा एक बात आती है, पहले अपना मुकाम कायम करना। जैसे औरंगजेब ने अपना मुकाम कायम करने की कोशिश की थी ना, इसी तरह इनको भी ये करना था। लेकिन जब एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो बचेंगे काम। और ये बात थी कि शाह आलम का जो कंट्रोल था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, अब बरतानिया ने उनके ऊपर हमला कर दिया। अब बरतानिया ने हमला किया तो जाहिर सी बात है जो ब्रिटिश प्रोटेक्शन बिल था वो उन्होंने उजागर करवा दिया। अब यहाँ पर मुसलमानों का मजीद जोर कम हो गया। अब जब जोर कम हुआ तो उस वक्त के सिर्फ दो सल्तनतें बची हुई थी मुसलमानों के दरमियान में। एक तो शाह सन जो अकबर द टू, जो उस वक्त के सबसे अहम थे, दिल्ली में उनका मुकाम चल रहा था, और बहादुर शाह जफर जो दोम थे, उनका मुकाम चल रहा था। लेकिन उनके साथ भी आपको पता है ना, वॉर ऑफ डिपेंडेंस हो गई थी, जंग आज़ादी शुरू हो गई थी रंगून के मुकाम पर, और उनको बाकायदा कत्ल किया गया था। 5 लाख से भी ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे। अब आप अंदाज़ा लगाओ बेटा कि जब मुगलों के दौर का ये अलमिया चलेगा, देखो बेटा असल बात यहाँ पर यह है कि हमने मुसलमानों ने जब अपनी चीज़ों को खोना शुरू किया, अपनी आइडेंटिफिकेशन को खोना शुरू किया, तब हमें यह एहसास होना शुरू हो गया कि हमारा मुकाम अब गिर रहा है। और वही बात होती है कि जब अपनी पहचान, अपनी सकाफत, अपनी चीज़ों को आप ख़त्म करना शुरू कर दोगे तो सामने वाला आपको हराने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आपकी कमज़ोरियाँ आपको आमने सामने दिख रही होंगी, क्योंकि आपने अपनी चीज़ों को खोना शुरू कर दिया है और दूसरों की चीज़ों को अपनाना शुरू कर दिया है। और यही वो चीज़ है जिसके बिहार पर मुग़लों का जवाल, जो डाउनफॉल हुआ बरसगीर में, उसका सबसे अहम किरदार रहा। अब वही बात आती है, जब सक्सेसर्स आ गए तो इनकी वजूहात, इनके रीजंस, इनके कॉजेज़, इनके फैक्टर्स मेन क्या थे। अब वो क्या ऐसे वजूहात थी, या आपने देखा जाए तो कॉजेज़ थी कि मुग़लों का जो दौर ख़त्म हो रहा था वो अपनी ही कुछ पॉइंट्स के ऊपर ख़त्म हो रहा था। अब वो पॉइंट्स क्या हैं वो इंशाल्लाह हम लोग अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको अगर कोई चीज़ों का इल्म, सर्वे हो या रिसर्च हो तो वही मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।